हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका तुल्य आरएस ऑनलाइन के अंदर। मैं सूरज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, बात चल रही थी अपनी हिंदी भाषा शिक्षण विधियों की। तो हिंदी भाषा शिक्षण विधियों में हम पढ़ रहे थे दोस्तों पद्य शिक्षण। और पद्य शिक्षण में हमने बात की थी उच्च स्तर, माध्यमिक स्तर और प्राथमिक स्तर के बारे में। तो आइए बात करते हैं आगे। और प्राथमिक स्तर के और माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर की जो कुछ एक विधियाँ हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमने एक विधि का नाम लिया था हमारी पिछली क्लास के अंदर, जिसका नाम लिया था हमने रसास्वादन विधि। क्या नाम लिया था दोस्तों? हमने नाम लिया था हमारी विधि का रसास्वादन विधि। तो रसास्वाद बात करें दोस्तों, तो रसास्वादन विधि क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए रसास्वादन विधि, तो देखिए रसास्वादन शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, रस प्लस आस्वादन। रस प्लस आस्वादन, इस शब्द से हमारा रसास्वादन बना हुआ है कि योग से शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण आनंद ग्रहण करना। क्या अर्थ होता है? पूर्ण आनंद ग्रहण करना। अर्थात किसी कविता को पढ़ाते समय जब शिक्षक लय पूर्वक उस कविता को प्रस्तुत करता है, वह कविता के भावों के अनुसार, इसके अनुसार दोस्तों, कविता के भावों के अनुसार अंग भी संचालित करता है। तो शिक्षक के साथ साथ छात्र भी उसी प्रकार लयपूर्वक कविता को पढ़ते हैं, वह अंग संचालन भी करते हैं। तो यही विधि जो होती है ये रसास्वादन विधि कहलाती है। देखिए, एक शिक्षक जब किसी भी प्रकार का शिक्षण करवाता है, और उसमें वो किसका शिक्षण करवाता है दोस्तों? उसमें वो शिक्षण करवाता है, किसका शिक्षण करवाता है दोस्तों? उसमें वो शिक्षण करवाता है कविता का। किसका शिक्षण करवाता है? कविता का शिक्षण करवाता है। तो देखिए, कविता का जब शिक्षण करवाया जाता है, नॉर्मल सी बात है, आप भी पढ़े मैं भी पढ़ा हूँ, छोटी क्लासेस के अंदर कविता जब शिक्षण करवाया जाता है तो कविता शिक्षण के अंदर बच्चों को आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यही आनंद की प्राप्ति जो है, वो आनंद की प्राप्ति बच्चों को देने के लिए, या आनंद देने के लिए, या स्वाद देने के लिए रसास्वादन विधि प्रयुक्त में ली जाती है। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण के लिए रसास्वादन विधि है, इसी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक स्तर पर जो पद्य शिक्षण है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली विधि कौन सी है, तो आप कौन सी विधि का नाम लेंगे दोस्तों? आप नाम लेंगे रसास्वादन विधि का। रसास्वादन विधि, प्राथमिक जो स्तर है उसके ऊपर यदि किसी विधि का नाम लिया जाएगा तो वो विधि होगी दोस्तों आपकी रसास्वादन विधि। तो रसास्वादन विधि जो है वो प्राथमिक स्तर की विधि है। और प्राथमिक स्तर पर जो आपका पद्य शिक्षण करवाया जाता है दोस्तों, प्राथमिक स्तर आपका प्रथम से 5 की बात कर रहे हैं हम, तो रसास्वादन जो विधि है वो उसमें काम ली जाती है। बात करें नेक्स्ट की, तो देखिए नेक्स्ट जो विधि आती है वो आपकी आती है, कौन सी विधि आती है नेक्स्ट आपकी? खंडान्वय विधि। कौन सी विधि आती है दोस्तों? खंडान्वय विधि। कौन सी? खंडान्वय, या आप इसको दूसरा इसका जो नाम है वो कौन सा है? दंडान्वय विधि। देखिए, किसी कविता को पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक उस कविता की प्रत्येक पंक्ति, जब उस कविता की प्रत्येक पंक्ति पर छोटे छोटे प्रश्नों की रचना करता है। किसकी रचना करता है दोस्तों? प्रश्नों की रचना करता है। यानी प्रत्येक पंक्ति के ऊपर जब प्रश्नों की रचना की जाती है, छोटे छोटे प्रश्नों की रचना की जाती है, और उन प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण पाठ का विकास किया जाता है। देखिए दोस्तों, बात आती है कि कविता पाठ के समय, किसके समय दोस्तों? कविता पाठ के समय प्रश्नों की रचना करना, प्रश्नों की रचना करना कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? तो आपकी विधि का नाम होगा दंडान्वय विधि। कौन सी विधि रहेगी दोस्तों? दंडान्वय विधि, या आप क्या कह सकते हैं उसको? खंडान्वय विधि कह सकते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों के द्वारा, कौन से? इन्हीं प्रश्नों के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? इस कविता का या संपूर्ण पाठ का आगे विकास किया जाता है। इसी विधि को खंडान्वय या दंडान्वय विधि कहा जाता है। प्रश्न यूं बनेगा कि यदि कोई शिक्षक क्लास में या कक्षा के अंदर कविता शिक्षण करवा रहा है, और कविता शिक्षण में उसी कविता की पंक्तियों से वो प्रश्न पूछता है या प्रश्नों की रचना करता है, और उन प्रश्नों के माध्यम से ही वो उस कविता को पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया होगा? तो आपका उत्तर जो है वो क्या रहेगा दोस्तों? खंडान्वय या दंडान्वय विधि रहेगा।
देखिए बात नीचे करते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर में यदि साहित्य से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं तो वह खंडान्वय विधि मानी जाती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको पढ़ने वाली लाइन है ये, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए कि यदि प्रश्नोत्तर में साहित्य से संबंधित, किससे संबंधित दोस्तों, साहित्य से संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो ये तो आपकी आ जाएगी खंडान्वय विधि। कौन सी विधि मानी जाएगी दोस्तों? खंडान्वय विधि मानी जाएगी। और यदि व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए बहुत अच्छी लाइन है कि यदि व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसे आप कौन सी विधि के अंतर्गत मानेंगे? दंडान्वय विधि मानेंगे दोस्तों। ये दंडान्वय विधि का उदाहरण माना जाएगा। इस विधि में शिक्षण की मुख्य इकाई वाक्य मानी जाती है। क्या मानी जाती है दोस्तों? वाक्य को माना जाता है। तो कौन सी विधि के अंदर मुख्य इकाई वाक्य मानी जाती है? तो आपकी खंडान्वय या दंडान्वय विधि मानी जाती है। माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए यही विधि श्रेष्ठ होती है। देखिए प्राथमिक स्तर पर आपका अभी हमने किया रसास्वादन विधि प्राथमिक स्तर पर मानी जाती है, और माध्यमिक स्तर की बात करें दोस्तों तो माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए यही विधि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। और किस विधि की बात कर रहे हैं दोस्तों? हम बात कर रहे हैं खंडान्वय या दंडान्वय विधि की। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण लाइन आपके सामने आई हैं। देखिए अगर इस प्रकार का पाठ पढ़ाते समय साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो खंडान्वय विधि है, व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो दंडान्वय विधि है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, माध्यमिक स्तर की एक बहुत अच्छी विधि है, कविता शिक्षण के लिए बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट में हमारा नाम आता है व्यास विधि के ऊपर। कौन सी विधि आती है दोस्तों? व्यास विधि। ये वही विधियां हैं दोस्तों जिनके बारे में हम पद्य शिक्षण के अंदर बात करके आए हैं। हमने पद्य शिक्षण में 3 भाग पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला भाग जो था हमारा प्राथमिक था, उसके बाद में माध्यमिक था, और उसके बाद में हमने उच्च माध्यमिक स्तर के बारे में बातें की थी। तो उसके बाद में हमने बात की थी दोस्तों विधियों के बारे में। तो विधियों में सबसे पहले हमने अभी रसास्वादन विधि की बात की, खंडान्वय या दंडान्वय विधि की बात कर ली है। बात करते हैं व्यास विधि के बारे में। तो व्यास विधि जो है, व्यास का शाब्दिक अर्थ होता है कथावाचक, अर्थात किसी कविता को पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक एक कथावाचक की तरह बीच बीच में एक कहानी अथवा दृष्टांत प्रस्तुत करके कविता को पढ़ाता है तो वह व्यास विधि मानी जाती है। तो देखिए यदि एक शिक्षक, शाब्दिक अर्थ देखिए, शाब्दिक अर्थ होता है कथावाचक, व्यास विधि कथा वाचन करना, यूं आप यूं कह सकते हैं। कथावाचक होता है व्यास विधि को पढ़ने वाला, और कथावाचन आप इसको कह सकते हैं कथावाचन करना, ठीक है, आप इसको कथावाचन कह सकते हैं। तो देखिए व्यास विधि जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट विधि नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जब कोई शिक्षक किसी कविता का पाठ पढ़ाते समय कथा की तरह उसमें बीच बीच में कहानियों की भी, यानी कोई कविता चल रही है और उसमें बीच बीच में वो किसी प्रकार की कथा या कहानियों का प्रयोग करता है तो वहाँ कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या कह सकते हैं? वहाँ व्यास विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपकी 4 नंबर जो विधि आती है दोस्तों वो आती है आपकी तुलना विधि। कौन सी है? तुलना विधि। तो तुलना शब्द से ही आप शब्द गए होंगे। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना, यानी किन्हीं कविताओं के बीच में, किन्हीं पद्यों के बीच में, किन्हीं और 2 बातों के बीच में तुलना करना, इसी को तुलना विधि कहते हैं। किसी कविता को पढ़ाते समय जब उसके समान भाव वाली, अभी हमने क्या बात की दोस्तों? उसके समान भाव वाली किसी अन्य कविता का या कक्षा में प्रस्तुत कर दी जाती है तो वह तुलना विधि मानी जाती है। यानी कोई कविता पढ़ाई जा रही है, कोई एक कविता पढ़ाई जा रही है और उस कविता के बदले में उसी के जैसे भाव वाली, जैसे हम लक्ष्मीबाई जो है उसके ऊपर किसी प्रकार की कविता का वाचन कर रहे हैं, लक्ष्मीबाई जो है उसके ऊपर किसी प्रकार की कविता की बात कर रहे हैं। ओज रस से भरपूर ये जो कविता होती है, आपका ओज रस है इसके अंदर, ठीक है। तो इसी प्रकार ओज रस से भरपूर हम जब किसी और रचना की बात करते हैं उसी के बीच में, तो वहाँ तुलना विधि मानी जाती है। इस विधि में तुलनाएं 3 प्रकार से की जाती हैं। देखिए दोस्तों तुलनाएं भी कितनी प्रकार से की जाती हैं? 3 प्रकार से की जाती हैं। एक ही कवि की विविध कविताओं की तुलना करना। किसकी तुलना करना? एक ही कवि की विविध तुलना करना। जैसे अभी तुलना विधि हम लक्ष्मीबाई की बात कर रहे थे दोस्तों, तो जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी राइटर हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तो हम सुभद्रा कुमारी चौहान की जो और रचनाएं हैं उन्हीं की तुलना इसके साथ साथ में करते रहेंगे। एक ही साहित्य के अलग अलग कवियों की तुलना करना, यानी साहित्य एक जैसा ही लिखा गया हो। जैसे हम वीर रस का साहित्य पढ़ रहे हैं तो वीर रस के जो अलग अलग कवि हैं उनकी कविताओं की तुलना करेंगे। उसी प्रकार यदि अलग अलग साहित्य के अलग अलग कवियों की तुलना करना हो तो भी कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं हम? तुलना इसी विधि से की जाती है, तुलना विधि से की जाती है। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, या मुझे लग रहा है जैसे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, तो आप साथ साथ में इसको नोट भी करते रहें। हमारे पीडीएफ जो है वो भी आपको हमारे चैनल का जो हमारा वेबसाइट जो है उस पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो हमारा है बहुत ही अच्छा बिंदु है। कौन सी विधि है हमारे पास में दोस्तों? देखिए सूक्ष्म विधि का प्रयोग करेंगे हम। कौन सी विधि की बात करेंगे दोस्तों? समीक्षा विधि की बात करेंगे। सूक्ष्म विधि नहीं दोस्तों, समीक्षा विधि की बात करेंगे
हमारा अगला जो बिंदु रहेगा वो रहेगा समीक्षा विधि। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति के केवल दोषों का वर्णन करना आलोचना कहलाती है। क्या कहलाती है? आलोचना कहलाती है। किसी भी व्यक्ति के केवल दोषों का वर्णन करना, केवल दोषों का वर्णन करना क्या कहलाता है? आलोचना कहलाता है। गुण व दोष दोनों का वर्णन करना समालोचना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? गुण व दोष दोनों का वर्णन करना समालोचना कहलाता है। वह गुण व दोषों के विवेचन के साथ स्वयं के विचार को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? समीक्षा कहलाता है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात। सबसे पहली बात तो केवल दोषों को निकालने वाला आलोचना, और गुण और दोष दोनों बातों को करने वाला क्या कहलाएगा? समालोचना कहलाता है दोस्तों। और समालोचना के साथ साथ में जब हम अपने विचार भी प्रस्तुत करते हैं, हम किसी आदमी के गुण बताते हैं, दोष बताते हैं, और उसके साथ साथ में जब हम अपनी राय प्रस्तुत करते हैं। देखिए दोस्तों, दोष, गुण, ये दोनों चीजें बताने के बाद में जब हम अपनी राय देते हैं, किसकी? अपनी राय देते हैं दोस्तों। ये अपनी राय जो देना है, यही अपनी राय जो होती है, इस प्रकार का हम अगर किसी विधि के अंदर प्रयोग करते हैं तो वो समीक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? समीक्षा। अर्थात किसी कविता को पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक उस कविता के गुण दोषों का विवेचन करता है, क्या करता है दोस्तों? गुण दोषों का विवेचन करता है, और उसके साथ साथ में छात्रों की सहायता से स्वयं के विचार भी प्रस्तुत करता है, स्वयं के विचार भी प्रस्तुत करता है। तो यही विधि क्या कहलाती है? समीक्षा कहलाती है। उच्च स्तर पर कविता शिक्षण करने के लिए समीक्षा विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। देखिए दोस्तों, हमने 3 प्रकार की बात की। कौन कौन से? हमने 3 प्रकार की बात की। प्रथम बात की थी हमने दोस्तों प्राथमिक स्तर, द्वितीय बात की थी हमने माध्यमिक स्तर, और अब बात कर रहे हैं हम उच्च माध्यमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर पर हम बात कर चुके हैं कौन सी विधि की दोस्तों? रसा स्वादन विधि की। ठीक है। माध्यमिक स्तर पर हम बात कर चुके हैं खंडान्वय या दंडान्वय विधि की, और उच्च माध्यमिक जो स्तर है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं दोस्तों कौन सी विधि की? समीक्षा विधि की। क्योंकि उच्च माध्यमिक स्तर जो होता है, वहां जो बत्ता होता है वो आप ये मान के चलते हैं भी 16 और 20 के अंतर्गत आता है। यानी 16 से, या 16 भी क्यों दोस्तों, हम यह मान सकते हैं कि 15 से 19 साल के बीच का जो बालक है वो उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ता है। तो ये जो बालक होते हैं ये अपनी समीक्षाएं दे सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं? ये अपनी समीक्षाएं दे सकते हैं, यानी अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। एक 15 से 19 साल का जो बच्चा है वो विचार व्यक्त कर सकता है, इसमें इतनी सूझ होती है, इसमें सूझ पैदा हो जाती है दोस्तों, इसमें सूझ पैदा हो जाती है। तो ये क्या कर सकता है? अपने विचार प्रकट कर सकता है, यानी अपने विचार ये प्रकट कर सकता है। इसीलिए इस विधि को उच्च स्तर पर श्रेष्ठ विधि माना जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मेरे द्वारा ये करवाया गया जो टॉपिक का आपका मुद्दा है ये आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। गद्य शिक्षण की बात हमने कर ली है दोस्तों, पद्य की भी हमने बात कर ली है। व्याकरण शिक्षण के बारे में भी हम सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। नंबर 4 हमारा रहेगा आज की इस कक्षा के अंदर। नंबर 4 जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रचना शिक्षण। देखिए, व्याकरण के बाद में हमने गद्य की बात की थी। सबसे पहला हमारा मुद्दा जो था वो था व्याकरण, उसकी भी विधियों के बारे में हमने बात की। उसके बाद में हमारी आया गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण में भी हमने अपनी विभिन्न जो विधियां थी उनके बारे में बात की। फिर हमने पद्य की बात की, और पद्य के बारे में अभी हम जिक्र करके आए हैं दोस्तों। आज का अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों हमारा रचना शिक्षण। क्योंकि अब हम रचना शिक्षण यानी लेखन कौशल हमारा जिसमें विकास होता है उसकी बात कर रहे हैं हम दोस्तों। रचना शिक्षण जो है उसके अंदर किस किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए, रचना शिक्षण क्या होता है? तो बालकों को प्रार्थना पत्र, कहानी, निबंध इत्यादि लिखना सिखाना ही रचना शिक्षण होता है। यानी बच्चों को किसी प्रकार के लेखन में विशिष्टता प्रदान करना ही रचना शिक्षण कहलाता है। तो रचना शिक्षण की विशेषता क्या होती है? देखिए, रचना शिक्षण में बालकों की अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करना ही रचना की विशिष्टता होती है। रचना शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या माने जाएंगे दोस्तों? तो रचना शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो क्या माने जाएंगे? बालकों को रचना के विविध रूपों का ज्ञान करवाना, विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता का विकास करना, और बालकों की लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। यानी लिखित जो अभिव्यक्ति है उसका विकास कैसे किया जाएगा दोस्तों? तो लिखित जो अभिव्यक्ति है उसका विकास किया जाएगा आपका किससे? रचना शिक्षण से। रचना जो शिक्षण है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि रचना शिक्षण जो है वो आपकी लिखित अभिव्यक्ति को
सुदृढ़ बनाता है दोस्तों। रचना शिक्षण का मेन जो काम है वो यही है कि लिखित अभिव्यक्ति जो है आपकी वो साफ हो, सुंदर हो, सुदृढ़ हो, बस यही काम रचना शिक्षण का होता है। तो रचना शिक्षण के उद्देश्यों में विविध रूपों, रचना के विविध रूपों का ज्ञान कराना, जिनके अंदर अभी हमने बात की, प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखा जाए, कहानी किस प्रकार लिखी जाए, निबंध किस प्रकार से लिखा जाए, उसी प्रकार और कोई इसी प्रकार की कोई रचना है वो किस प्रकार से लिखी जाए। तो इसके ये शिक्षण के उद्देश्य थे। बालकों को रचना के विविध रूपों का ज्ञान करवाना, विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रकट करने की क्षमता का विकास करना और अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। अब इसमें जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में अपने नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए रचना शिक्षण की विधियां, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रचना शिक्षण की विधियों के ऊपर। तो देखिए रचना शिक्षण की विधियां क्या क्या हैं अब बात करेंगे अपने, और रचना शिक्षण की विधियां भी हैं उनको भी हम उसी क्रम में पढ़ेंगे दोस्तों जैसे हम पिछले क्रम में पढ़ते आए हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा क्रम रहेगा, प्राथमिक स्तर रहेगा। इसमें आपके देखो व रचो विधि है, भाषा यंत्र उपकरण विधि है। माध्यमिक जो आपका आता है उसमें आपका रूपरेखा विधि है, अनुकरणात्मक विधि है। उसी प्रकार उच्च स्तर जो है, उच्च स्तर के ऊपर आपका वाद विवाद विधि है, साहचर्य विधि है। तो देखिए दोस्तों इन विधियों के अंदर हम जो आपकी इंपॉर्टेंट विधियां हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उन विधियों के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे जिनमें पेपर में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत कम रहती है। तो रचना शिक्षण जो है, रचना शिक्षण में देखिए आप क्या क्या है, आपका रचना शिक्षण जो है उसमें प्राथमिक स्तर आता है, उसमें आपका माध्यमिक स्तर आता है और उसमें उच्च स्तर भी आता है। देखिए प्राथमिक स्तर पर हम क्या करते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को केवल लिखना वगैरह ये दिखाते हैं, चित्र वगैरह दिखाते हैं, ऐसा करते हैं। माध्यमिक स्तर पर बच्चा थोड़ा बहुत अपने हाव भाव से और अपने विचार प्रकट करने लगता है, अनुकरण करके लिखने लगता है। जैसे हम छठी क्लास के अंदर जाते हैं या 7वीं 8वीं में जाते हैं तो उस टाइम बालक जो है वो पीछे पीछे लिखना स्टार्ट कर देता है। उसी प्रकार उच्च स्तर जो होता है उसमें देखिए वाद विवाद विधि आ जाती है, वाद विवाद करके साहचर्य विधि साथ साथ में, है ना। तो इन्हीं विधियों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपकी आती है भाषा यंत्र उपकरण विधि। कौन सी आती है, भाषा यंत्र उपकरण विधि। तो इस विधि के अंतर्गत क्या आता है, देखिए इस विधि के अंतर्गत बालकों के समक्ष सर्वप्रमाणिक रचना कार्य से संबंधित कोई चित्र प्रस्तुत किया जाता है। देखिए भाषा यंत्र में चित्र प्रस्तुत किया जाता है व दूसरी तरफ क्या कर दिया जाता है, टेप रिकॉर्डर पर उस रचना कार्य से संबंधित कैसेट बजाया जाता है। बालक चित्र को देखते हुए तथा रिकॉर्ड को सुनते हैं। बालक चित्र को देखते हैं और रिकॉर्ड को सुनते हैं। रिकॉर्ड पूरा हो जाने के बाद उस चित्र को हटा दिया जाता है। उसके बाद बालक ने जो देखा वह सुना उसके आधार पर समय रचना करना होता है। बहुत अच्छी बात कही है दोस्तों इसने, एक चित्र बालक के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। भाषा यंत्र उपकरण विधि की बात कर रहे हैं, इसमें बालक के सामने एक चित्र उपस्थित कर दिया जाता है, साथ में एक टेप रिकॉर्डर यानी जो रचना है और जो चित्र है उससे संबंधित एक चित्र प्रस्तुत किया जाता है, एक रचना है, उसी रचना को टेप रिकॉर्डर पर बजाया जाता है। बाद में उन दोनों को हटा दिया जाता है और अब बच्चे से कहा जाता है कि आपने जो देखा और आपने जो सुना उनसे संबंधित आप किसी प्रकार का कार्य करें, यानी स्वयं रचना करना जो बालक है वो सीखता है। वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए इस विधि को उपयुक्त माना गया है। वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर, यानी प्राथमिक स्तर आपको पता है दोस्तों, प्राथमिक स्तर जो आपका होता है प्रथम से 5वीं का जो प्राथमिक स्तर माना जाता है आपका, तो वहाँ ये विधि आजकल उपयुक्त मानी जाती है, परंतु खर्चीली विधि होने के कारण विद्यालय में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। खर्चीली बहुत है दोस्तों, क्योंकि टेप रिकॉर्डर, चित्र यानी हर प्रकार की चीज़ आपको मुहैया करवानी होती है तो वो संभव नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा महंगी विधि है। बात करते हैं अनुकरणात्मक विधि की। अनुकरण का शाब्दिक अर्थ आपको पता है दोस्तों, नकल करना होता है, यानी किसी को देखकर किसी प्रकार की नकल करना। अर्थात किसी विधि में, अर्थात किसी एक रचना कार्य की नकल करके कोई दूसरा रचना कार्य किया जाता है तो वह अनुकरणात्मक विधि मानी जाती है। अभी जैसे मैं आपसे कहूँ कि दोस्तों मैंने आपको अभी क्या किया, मैंने आपको अभी दीपावली का लेख पढ़ाया। क्या किया दोस्तों, दीपावली का लेख जो है या दीपावली का निबंध मैंने आपको पढ़कर सुनाया या मैंने आपको लिखना सिखाया। तो मैं आपको कहूँ कि जिस प्रकार से आपने दीपावली का लेख किया उसमें थोड़ा फेर बदल करके आप किसका लेख लिखें, होली का लेख लिखें। देखिए दोस्तों अनुकरण इसी को माना जाता है, नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। इस विधि में शिक्षक को छात्रों को किसी एक विषय पर रचना कार्य करवा देता है, वह उसी की नकल करके वह अन्य विषयों की रचना करना सीख जाता है। जैसे छात्रों को स्वतंत्रता, देखिए ये दोस्तों उदाहरण भी आपके सामने है, छात्रों को स्वतंत्रता दिवस पर निबंध लिखवाकर गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखवाना। जैसे हमने अभी दीपावली की बात की थी, दीपावली पर निबंध लिखाकर होली पर निबंध लिखवाना, यही क्या होता है दोस्तों, अनुकरणात्मक विधि होती है।
आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नंबर 5 की, और नंबर 5 जो होता है वो होता है हमारा दोस्तों वाचन शिक्षण। अभी हमने लेखन की बात की थी, अब है हमारा वाचन शिक्षण। देखिए दोस्तों, हम क्रम से सभी विधियों के बारे में बात कर रहे हैं। हम एक शिक्षण विधियों का तरीका होता है दोस्तों जिसमें सारी की सारी शिक्षण विधियां आपको एक साथ में लटा दी जाती हैं, एक साथ में पढ़ा दी जाती हैं। परंतु हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों, वो बात कर रहे हैं विभिन्न माध्यम से। विभिन्न माध्यम का तरीका हमारा ये हुआ कि हमने सबसे पहले व्याकरण शिक्षण के बारे में बात की। व्याकरण शिक्षण में कौन कौन सी विधियां प्रयोग में ली जाती हैं, उसके बाद में हमने गद्य शिक्षण की बात की, उसके बाद में हमने पद्य शिक्षण की बात की, उसके बाद में हमने लेखन की बात की, ठीक है, हमने रचना की बात की थी दोस्तों। और अब हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी आती है दोस्तों वाचन के ऊपर, यानी हम सभी के ऊपर अलग अलग बातें कर रहे हैं। और ये भी बात हम केवल एक विधि के हिसाब से नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम हर प्रकार के बच्चे के ऊपर कर रहे हैं। हम लेवल के हिसाब से बात कर रहे हैं, हम रीट के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि रीट में आपसे पहली से 8वीं तक के बच्चे आपको मिलेंगे, तो वहाँ आपको ज़्यादा कौन सी विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, हम उस लेवल से बातें कर रहे हैं। तो देखिए, वाचन का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। वाचन का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना। क्या अर्थ होता है दोस्तों? बोलना, अर्थात बालकों को बोलना या पढ़ना सिखाना ही वाचन शिक्षण कहलाता है। बालकों को बोलना या पढ़ना सिखाना क्या कहलाता है? वाचन शिक्षण कहलाता है। वाचन शिक्षण की विशिष्टता क्या होती है दोस्तों? देखिए, बालकों को ध्वनि व उच्चारण का ज्ञान करवाना ही वाचन शिक्षण की विशिष्टता मानी जाती है। बालकों को ध्वनि का उच्चारण ज्ञान करवाना ही वाचन शिक्षण की विशिष्टता मानी जाती है। वाचन शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है दोस्तों? तो देखिए, वाचन शिक्षण के उद्देश्य जो है वो इस प्रकार से हैं। बालकों को शुद्ध बोलना सिखाना, बालकों को शुद्ध पढ़ना सिखाना, बालकों को भाषा की ध्वनियों का ज्ञान करवाना, मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता को विकसित करना, मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता को विकसित करना। तो ये तो थे दोस्तों आपके वाचन शिक्षण के उद्देश्य। बात करते हैं वाचन शिक्षण की विधियों के बारे में। वाचन शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं? तो वाचन शिक्षण की जो विधियां हैं उसमें आपकी अक्षर बोध विधि आ जाती है, यानी वर्ण विधि आती है, देखो पढ़ो विधि आती है, ध्वनि साम्य विधि आती है, और संगति विधि आती है। यानी कितने प्रकार की विधियां हो गई दोस्तों आपके? इस प्रकार से 4 प्रकार की आपकी विधियां हो गई, जिनमें अक्षर बोध विधि, देखो पढ़ो विधि आ गई है, ध्वनि साम्य और संगति विधि आपकी आ जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अक्षर बोध विधि के बारे में। कौन सी के बारे में? अक्षर बोध विधि या वर्ण विधि जिसको कहते हैं, कि अक्षर बोध विधि या वर्ण विधि क्या होती है। तो देखिए, इस विधि के अंतर्गत पढ़ने की शुरुआत वर्ण से होती है। किससे शुरुआत होती है? सबसे पहले बच्चे को जो कक्षा प्रथम में आता है दोस्तों, या नर्सरी LKG UKG में जो बालक आता है उसको हम वर्ण से ही स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले शुरुआत जो होती है, देखिए दोस्तों, यहाँ शुरुआत शब्द लिखा हुआ है, शुरुआत शब्द यहाँ गलत है, ये शब्द शुद्धि के लिहाज से शुरुआत गलत है। शुरुआत क्यों लिखा जाता है? ठीक है, छोटे रोल की इसमें मात्रा का प्रयोग किया जाता है, शुरुआत इसमें बड़ा लिखा हुआ है, गलत है। तो देखिए, इस विधि के अंतर्गत पढ़ने की शुरुआत जो है वर्ण से होती है। कहाँ से होती है दोस्तों? वर्ण से होती है। अर्थात बालक जिस भाषा को सीखना चाहता है, सबसे पहले उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान करवाया जाता है। उसको किसका ज्ञान करवाया जाता है? वर्णमाला का। जैसे हम सबसे पहले बालक को वर्णमाला का ज्ञान करवाते हैं। वर्ण पढ़ना सीखने के बाद उसे शब्द व वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। वर्ण पढ़ने के बाद में उसको क्या सिखाया जाएगा दोस्तों? शब्द और वाक्य सिखाए जाएंगे। देखिए, यह विधि जो होती है ये सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। यह वाचन शिक्षण की प्राचीन व परंपरागत विधि मानी जाती है। वाचन शिक्षण की प्राचीन व परंपरागत विधि मानी जाती है। तो भाषा शिक्षण में अक्षर बोध विधि या वर्ण विधि जो है वो वाचन विधि की प्राचीन व परंपरागत शिक्षण विधि जो है वो मानी जाती है। तो देखिए, यह विधि सरल से कठिन सूत्र की ओर चलती है। सबसे पहला प्रश्न यही है दोस्तों, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे मेन बात यही है, अक्षर बोध विधि जो है वो सरल से कठिन जो शिक्षण सूत्र है उसके ऊपर आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखो व पढ़ो विधि। कौन सी है? देखो व पढ़ो या शब्द विधि या पद विधि जिसको कहते हैं, देखो व पढ़ो या शब्द विधि। तो इस विधि के अंतर्गत पढ़ने की शुरुआत जो है वो शब्द से होती है। कहाँ से होती है दोस्तों? शब्द से होती है। अर्थात बालकों के समक्ष सर्वप्रथम कोई चित्र प्रस्तुत किया जाता है और उस चित्र के ऊपर या नीचे उसका नाम लिखा रहता है। बालक पहले उस चित्र की पहचान करते हैं, उसके बाद उस शब्द को पढ़ना सीखते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक सेब का चित्र बना दिया दोस्तों, और सेब का चित्र बनाने के बाद मैंने आपसे पूछा कि ये जो चित्र है ये किस चीज़ का है, तो आपने सबसे पहले पहचाना कि ये सेब है। क्या है दोस्तों? ये सेब है। और अब सेब पहचानने के बाद में आप उसको लिखना बोलना सीखेंगे कि ये सेब है, तो आपने बोला सेब।
तो इसी को देखो व पढ़ो विधि या शब्द विधि या पद विधि कहा जाता है। वर्तमान में सभी पाठ्य पुस्तकें इसी विधि पर आधारित हैं। आप पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ये इसी विधि के अनुसार रची गई हैं। आधुनिक हमारी जो पाठ्य पुस्तकें रची जा रही हैं, ये हमारी आधुनिक पाठ्य पुस्तकें जो रची जा रही हैं वो इसी विधि के अंतर्गत या इसी विधि के आधार पर रची गई हैं। यही विधि वर्तमान समय में वाचन शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित विधि मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? सर्वाधिक प्रचलित विधि मानी जाती है वाचन शिक्षण की। और देखिए ये नोट जो यहाँ लिखा हुआ है, बहुत अच्छा शब्द लिखा हुआ है, भारत में चलाए गए प्रौढ़ साक्षरता अभियान। देखिए नोट करने वाली बात है, भारत में चलाए गए प्रौढ़ साक्षरता अभियान के अंतर्गत निरक्षर प्रौढ़ों को पढ़ना सिखाने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया गया था। वह राजस्थान में सर्वप्रथम बाजरा शब्द सिखाया गया था। क्या सिखाया गया था दोस्तों? प्रौढ़ जो अच्छा देख, बहुत अच्छी बात है ये, राजस्थान में सबसे पहले बाजरा शब्द सिखाया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम बाजरा शब्द सिखाया गया और इसी विधि का प्रयोग प्रौढ़ साक्षरता जो अभियान चलाए गए थे उनमें किया गया था। तो बहुत अच्छी विधि है दोस्तों, इसका प्रयोग भारत अपने राजस्थान में भी इसका प्रयोग सबसे पहले किया गया था प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए। तो यदि आपसे पूछा जाए कि प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए प्रौढ़ साक्षरता अभियान के अंदर सबसे पहले या निरक्षरों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग हमारे यहाँ किया गया, तो देखिए सबसे पहले नाम आएगा, देखो वह पढ़ो विधि। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो शब्द विधि या पद विधि। मैं समझ रहा हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका ध्वनि साम्य विधि। कौन सी विधि की बात करेंगे दोस्तों? हम ध्वनि साम्य विधि की बात करेंगे। तो देखिए बहुत आसान सी विधि है। इस विधि के अंतर्गत एक समान उच्चारण ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है, जैसे करम, धर्म, गरम, चरम इत्यादि। देखिए ये एक जैसे ध्वनि साम्य वाली विधियां हैं, जैसे करम, धर्म, गरम, चरम, ये एक जैसे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मिलाकर जब पढ़ाया जाता है तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? ध्वनि साम्य विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्वनि साम्य विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है आपकी संगति विधि या साहचर्य विधि। कौन सी विधि है दोस्तों? संगति विधि। 4 नंबर जो है आपका वो है आपका संगति विधि या साहचर्य विधि। तो देखिए यह विधि मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली की देन मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए संगति विधि जो है वो कौन सी शिक्षा प्रणाली की देन मानी जाती है, या संगति विधि का जो उद्गम है वो कौन सी प्रणाली से हुआ है, तो वो उद्गम हुआ है आपका मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली से। इसके अंतर्गत लकड़ी या प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? अंतर्गत लकड़ी या प्लास्टिक के छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। कुछ टुकड़ों पर चित्र बना दिए जाते हैं। क्या किया जाता है? कुछ टुकड़ों पर चित्र बना दिए जाते हैं और कुछ पर उनके नाम लिख दिए जाते हैं। छात्र चित्र व नामों की साथ साथ संगति करके पढ़ना सीख जाते हैं। यानी वही है दोस्तों, इस विधि में दीवार पर कुछ चित्र बना दिए जाते हैं और दीवार पर चित्र के साथ साथ में अक्षर भी लिख दिए जाते हैं। जैसे सेब का चित्र दीवार पर बना दिया गया और उसके साथ में सेब लिख दिया गया, ठीक है। तो उनको मैच करके बालक जो है वो पढ़ना सीख जाता है। उसी प्रकार कुछ एक टुकड़े जो हैं उनके ऊपर चित्र बना दिए जाते हैं और उनके ऊपर कुछ एक के ऊपर नाम लिख दिए जाते हैं। छात्र जो है उन चित्रों को और नामों को साथ साथ में संगति करके पढ़ना सीख जाते हैं। यह विधि खेल खेल में शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए मोंटेसरी विधि जो है ये भी इसी शिक्षा सूत्र पर आधारित है, खेल खेल में शिक्षण। तो देखिए खेल खेल में शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित होने की वजह से इसको मोंटेसरी जो शिक्षा प्रणाली है उससे से उद्गम हुआ इसका माना जाता है। शिक्षा सिद्धांत पर ये आधारित मानी जाती है, जिसके कारण इसे वाचन शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। तो वाचन शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि किसे कहा जाएगा दोस्तों? तो वो कहा जाएगा आपकी ध्वनि साम्य विधि को कहा जाएगा। कौन सी विधि को कहा जाएगा? ध्वनि साम्य विधि को कहा जाएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यहीं समाप्त रहेगा। अगली क्लास में एक साथ दोबारा आपके साथ में एक बार फिर से रूबरू होऊंगा। उतने तक आप इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। आज जो कक्षा आपको करवाई है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखकर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो इस आने वाली जो रीट की भर्ती है उसमें शिक्षण विधियों से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न को गलत न करें।